मिजाज में थोड़ी सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा नहीं होता। एक आत्मा को परमात्मा चाहिए, इसके लिए उसे कठिन संघर्ष करना था। आप जानते हैं कि वो श्रीलंका की थी पद्मावती, ठीक, ये भारत के राजस्थान के रहने वाले थे। इनके और इनका विवाह सुनिश्चित होने के लिए इन्होंने अपने आप को योगी भेष धरा और योगी भेष धर कर कई सारे लोगों के साथ सिंघल द्वीप तक जा पहुंचे थे और उसके बाद जाकर इनका प्रेम प्राप्त हुआ था। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख कहाँ अमीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में। क्या कोई भी व्यक्ति 100% हीरो नहीं हो सकता और 100% कोई विलेन नहीं हो सकता। जीवन में सुख, अच्छाई, बुराई सब साथ चल रही होती है। अंडरस्टैंड? इसमें सामान्यतः कितनी पंक्तियां होती है? 7 पंक्तियां। 7 पंक्तियों में चौपाई होगा, ठीक, और अंत में एक दोहा होगा। दोहा से बात खत्म होगा। इनकी सबसे अमर रचना का नाम पद्मावत। इनकी अन्य रचनाओं में नाम नहीं रखेगा पद्मावत, अखरावत, चंपावत, इतरावत। फिर नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी के पोएट्री का पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, पोएट्री यानी काव्य खंड। आप जानते हैं कि हिंदी में काव्य खंड और पद्य खंड दो आपका खंड बना हुआ है। ठीक, तो उनमें से हम लोग काव्य खंड को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आपका पहला लेसन जो दिया गया है वो कड़बक है। ठीक, अभी हम लोग कड़बक के बारे में समझेंगे कि ये शब्द क्यों आया, आखिर इसका मतलब क्या है। ठीक, और आप जान रहे हैं जैसा कि इनके कवि के परिचय से लेके इनके दोनों अष्टांजा, इसमें 2 कड़बक दिया गया है। दोनों अष्टांजा का एक एक करके हम लोग सीखेंगे और समझेंगे कि क्या कहना चाहते हैं कवि। ये एक अति शानदार रचना होने वाली है आप लोग के लिए, क्योंकि पद्मावत इंडिया में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रेम आख्यानक काव्य है। ठीक, इसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे कवि उन चीज़ों को फील करते हुए, महसूस करते हुए और इसे लिखे थे, किस तरीका से लिखे थे, कौन सी अवस्था थी जिसमें जाके कवि इन बातों को समझ पाए थे और लिख पाए थे। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इनके कवि परिचय से और कवि परिचय में जानेंगे कि कवि का जन्म, मृत्यु और उन सभी चीज़ों के बारे में जो हम लोग लगातार छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते रहते हैं उनके बारे में पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक, कड़बक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। कड़बक आपकी रचना है। कड़बक जो है वो पद्मावत से लिया गया है। ठीक, पद्मावत इनका सबसे प्रसिद्ध बुक है। यदि मलिक मोहम्मद जायसी का कोई पहचान होता और एकमात्र पहचान होता, सबसे बड़ा पहचान होता, तो उनकी रचना पद्मावत के लिए किया जाता है। वैसे उनकी कई सारी रचनाएं हैं, ठीक, लेकिन उनमें पद्मावत उनकी सबसे प्रमुख रचना है। अंडरस्टैंड? तो मलिक मोहम्मद जायसी, इनका जन्म कब होता है बच्चा? 1492 में। ठीक, 1492, जिस समय कोलंबस ने अमेरिका खोजा, उसमें पद्मावत में, भारत में एक पद्मावत के लेखक के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म होता है। ठीक, इनका निधन कब होता है? 1548 में। लगभग मान चलिए कि 50 साल के आसपास ये पूरा जीवित रहे थे और उतने में इन्हें कई सारी रचनाएं दे के चले गए इंडिया से। इनके पिताजी का नाम याद कीजिएगा सभी लोग, मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख ममरेज, तो पिता का नाम याद करना है हम सबको, मलिक शेख ममरेज। गुरु का नाम शेख मोहिंदी और सैयद अशरफ जहांगीर। ये दोनों खुद भी एक सूफी संत थे, एक प्रसिद्ध सूफी संत थे और जिनका प्रभाव इनके शिष्य यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी पर भी पड़ा। ठीक, मलिक मोहम्मद जायसी खुद भी एक शानदार, एक जबरदस्त सूफी संत रहे हैं अपने समय का। ठीक, तो इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज, गुरु का नाम शेख मोहिंदी और सैयद अशरफ जहांगीर हुआ। ठीक, इनका व्यक्तित्व कैसा था, किस तरीका के व्यक्तित्व थे? ये विचार से बड़ा शानदार थे, स्वभाव से काफी संत थे, बोलने में काफी मृदुभाषी थे, मनस्वी थे, लेकिन इनका चेहरा, इनका रंगत, इनका शरीर की आकृति उतनी आकर्षक नहीं थी जितनी आकर्षक लगता था कि होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण था चेचक का होना। ठीक, इनके चेहरे पर चेचक की दाग थी। ठीक, और जिस कारण से ये रूपहीन माने जाते हैं, चेचक कारण से। बाएं आंख और बाएं कान से भी वंचित थे, कान से सुना न जाता था और बाएं आंख इनका था ही नहीं, तो जिसके कारण से ये देखने में थोड़े कुरूप थे, परंतु स्वभाव से काफ़ी संत थे और फकीरीगिरी में थे। इनका वृत्ति क्या था बच्चा, इनका क्या काम करते थे? तो इनका स्टार्टिंग जो जीवन है वो किसानी के रूप में बीता था, शुरुआती जीवन, जब ये जायस में रह रहे थे। जायस इनके गांव का नाम समझिएगा, इस गांव में इनका जन्म होता है, जायस में, जो कि आप यहाँ पर लिख भी सकते थे हम सब कि जायस में इनका जन्म होता है। इनका गाँव का नाम जायस होता है, जायस। ठीक, जो कि यूपी में पड़ता है, तो जायस यूपी में जन्म लिए थे इनका गांव।
और आप बताइएगा कि जायस में रहने के कारण से इनके नाम में क्या लगा, जायसी लगा। आप सुने होंगे राहत इंदौरी का नाम, इंदौर में रहते थे, नाम में इंदौरी लगा दिए। रणवीर अल्लाहाबादिया काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इलाहाबाद में रहता है, नाम में इलाहाबादी लगा दिया। तो ठीक इसी प्रकार से जायस में रहते थे, इनके नाम में क्या लगा, जायसी लगा, है ना। इनका स्टार्टिंग जो जीवन था, जब ये जायस में रह रहे थे तो किसानी करते हुए बिताए। फिर बाद बाकी के जीवन ज़्यादातर टाइम में इनका फकीरी में बीता, जीवन भर ये फकीर टाइप का रहे। ठीक, इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों से लगाव न रहा, ये संतों के संग, ये अन्य व्यक्तियों के संग, ये सूफियाना होते हुए लगातार अपनी ज़िंदगी को व्यक्त किए। ठीक, तो ये फकीरी गिरी में जीवन व्यतीत किए। ये लेखन में इनका बहुत ज़बरदस्त रहा, तो कुछ हद तक लेखन और ज़्यादातर जीवन फकीरी। कहा भी करते हैं, मन लागा मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख कहाँ अमीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में। क्या शानदार रचना कबीर ने लिखा था इन फकीर के बारे में। ठीक, तो इन्होंने जीवन का ज्यादातर टाइम फकीरी में बिताया। इनकी सबसे अमर कृति, सबसे अमर रचना जिसके कारण से इनका पहचान हो, वो रचना का नाम पद्मावत है। ठीक, जबकि इनकी अन्य रचनाएं, पद्मावत तो आपको याद ही रखना है, पद्मावत तो आपको भूलना ही नहीं किसी भी हाल में, क्योंकि पद्मावत आपका जीके जीएस के एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जाएगा लगातार। परंतु हम लोग को अन्य रचनाएं याद करना है इनका। ठीक, तो आप नाम से भी स्पष्ट करके कैसे रचनाएं याद कर सकते हैं। जैसे एक क्रम बनेगा, पद्मावत, अखरावत, चंपावत, इतरावत, एक क्रम बन रहा है, एक लय बन रहा है। ठीक, उस लय के अकॉर्डिंग आप याद कर लीजिएगा, पद्मावत, अखरावत, चंपावत, इतरावत। फिर नीचे में कहरानामा, मसलानामा, होलीनामा, कहरानामा, मसलानामा, होलीनामा। और एक और रचना आपको ध्यान रखना है, चित्ररेखा और आखिरी कलाम। आखिरी कलाम, आखिरी पंक्ति समझ सकते हैं आप इस तरीका से, चित्ररेखा और आखिरी कलाम, ये अन्य दो रचनाएं। तो कुल मिला के जो हम लोग को रचना याद करना है, 4 ये, 3 ये और 3 ये, यानी कि 10 रचना हम लोग को याद करना है। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे प्रसिद्ध रचना इनका पद्मावत, पद्मावत, चंपावत, अखरावत, इतरावत, पद्मावत, अखरावत, चंपावत, इतरावत। कोई भी आगे पीछे हो सकता है। कहरानामा, मसलानामा, होलीनामा, कहरानामा, मसलानामा, होलीनामा। फिर क्या याद करना है आपको, चित्ररेखा, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, आखिरी कलाम। बोलते रहिएगा सभी लोग, ध्यान रहेगा कम से कम, चित्ररेखा और आखिरी कलाम, चित्ररेखा और आखिरी कलाम। अंडरस्टैंड। तो ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। ठीक, और इन्हें किस रूप में जाना जाता है भैया, ये जो कविता है, ये जो आपका कड़बक है, ये जो रचना है इनका पद्मावत, ये अति शानदार रचना में से एक है। ये इसमें प्रेम का, अलौकिक प्रेम का, एक जबरदस्त प्रेम का एक बहुत ही शानदार तरीका से निरूपण किया गया है। ये चूंकि प्रेम में मिलन से ज्यादा विरह को तरजीह देते हैं, विरह को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए इस कवि को प्रेम के पीर के कवि के रूप में भी कहा जाता है, जाना जाता है इनको, प्रेम के पीर के कवि। पीर का मतलब पीड़ा, पीर का मतलब दर्द। ठीक, तो उस दर्द के कवि के रूप में भी इनका एक पहचान है। अंडरस्टैंड। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको, इनकी पहचान फिर से। मलिक मोहम्मद जायसी हो गए आपके लेखक। जन्म कब, 1492 में। निधन कब, 1548 में। कहाँ रहते थे, जायस में, जो कि है कहाँ, यूपी में। पिताजी के नाम मलिक शेख ममरेज, गुरु का नाम शेख मोहिंदी और सैयद अशरफ जहांगीर। ये व्यक्तित्व से कैसे थे, रूपहीन थे, बाएं आंख और कान से वंचित थे, मृदुभाषी थे, मनस्वी स्वभाव के थे और स्वभाव रूप से संत ही थे। इनका कार्य क्या था, स्टार्टिंग जीवन किसानी में, बाद बाकी का ज्यादातर जीवन इनका बीता फकीरी में, और लेखनकार तो इनका है ही। ठीक, इनकी सबसे अमर रचना का नाम पद्मावत। इनकी अन्य रचनाओं में नाम ध्यान रखिएगा, पद्मावत, अखरावत, चंपावत, इतरावत। फिर याद रखना है कहरानामा, मसलानामा, होलीनामा। ठीक, फिर आपको याद करना है चित्ररेखा और आखिरी कलाम को। इन्हें पूछा जाएगा कौन से कवि के रूप में जाना जाता है, तो आपको बताना है प्रेम के पीर के कवि के रूप में। ठीक, आइए जानते हैं अब कड़बक क्या होता है। कड़बक एक प्रकार का छंद है। ठीक, छंद कहने का मतलब भारत में कई प्रकार का चीज़ है, जैसे चौपाई हो सकता है, दोहा हो सकता है, सोरठा हो सकता है, अलग अलग विधाएं थी लिखने की। ठीक, इन चीज़ों को लिखने का, व्यक्त करने का अलग अलग विधा था। ठीक उसी प्रकार से एक प्रकार का ये छंद है, जैसे कव्वाली, गजल, भजन, अलग अलग टाइप का विधाएं होता है गाना में।
ठीक उसी प्रकार से कुछ लिखने का, कविता लिखने का एक फॉर्मेट होता था। उन फॉर्मेट को हम लोग छंद के नाम से बोलते हैं। उन्हीं में से एक प्रकार का छंद होता है जिसको हम लोग कड़बक कहा करते हैं। ठीक, इसका प्रयोग मध्यकाल में कवियों ने खूब किया है। जब भारत का मध्यकालीन इतिहास चल रहा था, खास करके आज से 500 साल 600 साल पहले का समय, उस समय कवियों ने इसका बहुत जबरदस्त प्रयोग किया था। ठीक, इसमें सामान्यतः कितनी पंक्तियां होती है? 7 पंक्तियां। 7 पंक्तियों में चौपाई होगा, ठीक, और अंत में एक दोहा होगा। दोहा से बात खत्म होगा। इन चीजों में क्या करेंगे? कवि एक बात, कोई ना कोई एक मैटर को डिस्कस कर रहे होंगे और यहां पर समझ लीजिए इस बात को समापन करेंगे। फिर से एक कड़बक आएगा, उस कड़बक में मैटर बदल जाएगा, बात बदल जाएगी और फिर उसका समापन किया जाएगा। पूरी पद्मावत की रचना इसी अंदाज में की गई है। हर बार इस 7 लाइन के माध्यम से कोई ना कोई बात कहने का प्रयास कर रहे थे कवि। आपको क्या बताना है? इन 7 लाइन में ये पहला लाइन, ये चौपाई है। यहाँ पर जिस तुक से इसका अंत हुआ उसी तुक से यहाँ पर भी अंत होता है। हर लाइन अपने आप में एक चौपाई है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइन में चौपाई होगा और अंतिम दोहा होगा। इस कड़बक का सर्वाधिक प्रयोग जो किए हैं वो कौन किए हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी तो कड़बक में सिद्ध हैं। आपको बताएं कि पूरा पद्मावत जो है वो कड़बक में ही लिखा गया है। ठीक, तो कड़बक एक भारत में, अभी इनको समझना जरूरी था। ये रचना जो है पद्मावत की है, जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये पद्मावत से लिया गया है, परंतु इसका प्रयोग कड़बक की शैली में किया गया है, यानी कि कड़बक शैली में से लिखा गया है। अंडरस्टैंड? ठीक, चलिए अब आप कड़बक भी समझ चुके हैं, लेखक कुछ इंट्रोडक्शन जान चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर की ओर। ठीक, अब आगे बढ़ने से पहले हम सब जान लेते हैं कि पद्मावत क्या है। अब पद्मावत में किन चीज़ों के बारे में वर्णन है, किस तरीका से लिखे हैं कवि, ठीक, और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इसके। पद्मावत क्या है? एक अमर प्रेम कहानी जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। ठीक, इसकी रचना 1540 में हुई थी। जबरदस्त रचना 1540 में। 1548 में इनका निधन होता है। उससे कुछ समय पहले, 7-8 साल पहले, इन्होंने ये अमर प्रेम कहानी को लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक, इसके प्रमुख चरित्र ये समझना अति आवश्यक है। सबसे पहले क्या, कौन? तो राजा रतन सिंह रहे हैं। ये चित्तौड़ के राजा थे। चित्तौड़ राजस्थान का एक जगह है, एक क्षेत्र है। तो राजा रतन सिंह। ठीक, पद्मावती कौन? सिंघल द्वीप यानी कि श्रीलंका की एक राजकुमारी थी। सिंघल द्वीप श्रीलंका को कहते हैं। आप जानते हैं कि श्रीलंका भारत से बहुत दूर था, खास करके राजस्थान से बहुत दूर था। तो कवि चाहते थे इस तरीका की रचना लिखना जिसमें ये दिखे कि अति संघर्षशील तरीका से प्रेम हुआ हो। ठीक, फिर क्या, वो काफ़ी खूबसूरत थी, पद्मावत काफ़ी खूबसूरत थी। अब समझिए, डीप मीनिंग समझिए। रतन सिंह केवल रतन सिंह नहीं थे, पूरा चैप्टर में आत्मा का प्रतीक थे। आत्मा या फिर शरीर या फिर व्यक्ति। ठीक, पद्मावती पद्मावती नहीं थी, बल्कि एक परमात्मा का प्रतीक थी, एक परमात्मा प्रेम का प्रतीक थी। एक आत्मा को परमात्मा चाहिए, इसके लिए उसे कठिन संघर्ष करना था। आप जानते हैं कि वो श्रीलंका की थी पद्मावती। ठीक, ये भारत के राजस्थान के रहने वाले थे। इनके और इनका विवाह सुनिश्चित होने के लिए इन्होंने अपने आप को योगी भेष धरा और योगी भेष धर कर कई सारे लोगों के साथ सिंघल द्वीप तक जा पहुंचे थे और उसके बाद जाकर इनका प्रेम प्राप्त हुआ था। ये पता कैसे चला इनके बारे में? तो इनके पास पद्मावती के एक तोता था जिसका नाम था हीरामन तोता। ठीक, एक हीरामन नाम का तोता था जो पद्मावती का था। एक काफ़ी चतुर था, काफ़ी ज्ञानी था, काफ़ी बुद्धिमान था, ये बोलता था, मृदुभाषी था ये। ठीक, यही हीरामन तोता को भेजा गया किसी दैवीय प्रेरणा से, ऐसा कहा गया, और किसी प्रेरणा से ये आया राजा रतन सिंह के पास। राजा रतन सिंह क्या करते हैं? राजा रतन सिंह को ये सारी घटना का वर्णन करता है, रानी की सुंदरता का, रानी के विचारों का, एक एक चीज़ का वर्णन करता है ये हीरामन तोता। कवि ने हीरामन तोता को हीरामन तोता नहीं, एक गुरु रूप में कहा, एक पथ प्रदर्शक के रूप में कहा, जो उस परमात्मा के विषय में बताया है। ठीक, डीप मीनिंग दे रहे हैं हर जगह पे वो। ठीक, कवि फिर इन्होंने राघव चेतन का वर्णन किया। इस कहानी में एक नाम आएगा जिसका नाम होगा राघव चेतन, एक दुर्बुद्धि का प्रतीक, एक शैतान बुद्धि का प्रतीक। ये रतन सिंह का दरबारी था, रतन सिंह का दरबारी, रतन सिंह के दरबार में रहने वाला था। इसे रानी पद्मावती ने किसी कारण से इस पर चिढ़कर इसे निकाल दिया था। ठीक, इसे बाहर कर दिया था अपने महल से, जिसके कारण इसकी स्त्रियां और जलन वाली बुद्धि और बदला लेने की भावना अति प्रबल हो गई, जिस भावना के साथ वह उस समय का सबसे क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी के पास जा पहुंचा था, राघव चेतन। और क्या करेगा अलाउद्दीन खिलजी? कौन? एक क्रूर राजा है। ये इसके पास जाके राघव चेतन
पद्मावती की सुंदरता का वर्णन करता है। कहता है आपके पास सब है, सब कुछ है, आपके सब वैभव है, लेकिन सबसे खूबसूरत जो स्त्री है वो आपके पास अस्तित्व नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी उसको इस तरीका से वर्णन करता है राघव चेतन कि वो उसे पाने के लिए बेताब हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। और इसके लिए इसने रतन सिंह पर हमला भी कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी कौन? लोभ और मोह का प्रतीक। ये बलपूर्वक चाहता था परमात्मा से मिलन, जो कि संभव नहीं था, ठीक। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह पर हमला किया। रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ। युद्ध काफी लंबा चला। इस युद्ध में रतन सिंह को अंत में पराजय की स्थिति जानकर, जब लगा कि पराजित होने वाली अवस्था है, और पराजय के बाद परिणाम क्या होता आपको पता है। इन रानियों को, ये पद्मावती को जाना होता अलाउद्दीन खिलजी के पास। इस परिणाम के बारे में पहले से रानियां तैयार बैठी हुई थी, कुंड सजकर तैयार था, जिसमें इन लोग को जौहर करना था। जौहर क्या होता है? युद्ध के बीच यदि उसके पुरुष की मौत हो जाती है, पुरुष का मौत हो जाता है, लोग का देहांत हो जाता है, तो यह स्त्रियां अपने शरीर, अपने आबरू की रक्षा करने के लिए, अपनी अस्मत की रक्षा करने के लिए, ताकि कोई और इन्हें हाथ न लगाए, छुए तक न, इसके लिए ये खुद को आग के हवाले करके जला दिया करते थे अपने आप को, जिसे जौहर कहा जाता था। ये अति उच्चतम भावना थी, ये सती प्रथा नहीं थी। ये खुद से जब स्थिति खराब देखकर अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने आत्मगौरव को बचाने के लिए एक किया गया एक बलिदान था। आप ये भी कह सकते हैं कि कवि ने ये दर्शाने का प्रयास किया है कि प्रेम की सर्वोच्च अवस्था वो होती है जब व्यक्ति बलिदान, त्याग की अवस्था में आता है, ठीक, त्याग देता है। तो रतन सिंह को पराजित किया, जिसमें इन्होंने जौहर किए। ये लोग कई सारी महिलाओं के साथ, सभी की सभी स्त्रियों ने, अकेले पद्मावती ही नहीं, सारी स्त्रियों ने एक साथ मिलकर ये जौहर किया था। इस तरीका से कुर्बानी दिए थे अपने आप को। ये अमर प्रेम रचना पद्मावती में वर्णित है। अब हम सब चलते हैं कड़बक में, ताकि समझे। अब कड़बक की थीम को जाके हम समझ चुके हैं, तो चलिए अब चलते हैं कड़बक 1 पर, ठीक। इनका लिखा हुआ कड़बक 1। आपको कौन सा थीम के साथ अंडरस्टैंड करना है इस चैप्टर को, ठीक। ये जो कड़बक है, एक कड़बक में खास विचार देने का प्रयास किए हैं कवि, ठीक। उस विचार को, जहाँ की पॉइंट को आप समझ गए, तो फिर मजे से चैप्टर आसानी से ध्यान में रह जाएगा, ठीक। की पॉइंट क्या है? की पॉइंट यही बाबू कि अवगुण यदि किसी में है तो उसमें गुण भी हो सकता है, अवगुण है तो अवगुण भी हो सकता है। इनका कहने का अर्थ क्या है? कुछ भी परफेक्ट नहीं है, सब चीज़ में कुछ ना कुछ दिक्कत और कुछ ना कुछ अच्छाई मौजूद है। यदि अच्छाइयों की मात्रा बहुत ज़्यादा तो आप बेहतरीन हो, यदि अच्छाइयों की मात्रा एकदम कम है और बुराइयों की मात्रा अधिक हो तो आप स्वभाव से कहीं ना कहीं गलत व्यक्ति के तौर पे पहचान है, ठीक। यहाँ पर क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं? जीवन में अवगुण है, जीवन में गुण भी है, अंधकार है तो प्रकाश भी है, बुराई है तो अच्छाई भी है, विलेन है तो हीरो है। पुराना जमाना के जाके मूवी देखिए, आपको क्या पता चलेगा। जो वहाँ का विलेन होता था मूवी में, वो 100% विलेन होता था। उसको देख के हम सब दर्शक लोग क्या करते थे, ये लगता था सब कुछ, ये तो विलेन इतना गलती कर रहा है, इस तरीका से कर रहा है। जबकि हीरो को इतना शानदार दिखाया जाता था कि लगता था कि जीवन हो तो ऐसा हो, ठीक। जबकि वास्तविक जीवन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक। कोई भी व्यक्ति 100% हीरो नहीं हो सकता और 100% कोई विलेन नहीं हो सकता। जीवन में सुख, अच्छाई, बुराई सब साथ चल रही होती है। अंडरस्टैंड? बाबू ये बताओ, गुण, प्रकाश, अच्छाई या हीरो बनने के लिए क्या कष्ट सहना पड़ेगा कि नहीं? ताप सहना पड़ेगा कि नहीं? बिना जल कर, जब तक जलेगा नहीं प्रकाश मिलेगा कैसे? सूर्य जल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, वहाँ भी कुछ ना कुछ नाभिकीय संलयन, विखंडन की क्रिया चल रही है, ठीक। कोई मोमबत्ती जल रहा है तब जाके वो प्रकाश दे रहा है। अंडरस्टैंड? तप कर व्यक्ति गुण पाएगा, संघर्ष करके वो हीरो बनेगा, मेहनत करके उसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे गुणों का विकास होगा। यानी कि इस चैप्टर में, इस कड़बक में उनका मूल विचार यही है कि इस तरीका से कोई चीज़ हम लोग प्राप्त करते हैं। चलिए अब हम लोग बेसिक थीम समझे। पहला लाइन में कवि क्या कर रहे हैं? एक नैन कवि महमूद गुनी, सोई बिमोहा जई कवि सुनी। आपको पता है ये जो लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उनका एक ही नैन है, एक ही आँख है, एक आँख से अंधे हैं, बचपन से ही ये अंधे हैं, ठीक। ये क्या बोल रहे हैं? भले मेरा एक नैन हो, एक नैन कवि महमूद गुनी। महमूद जो गुणवान महमूद है, मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। कभी कभी ना जीवन में
अपना पेट स्वयं ही थपथपाना पड़ सकता है। ठीक, यही सिचुएशन में ये व्यक्ति मलिक मोहम्मद जायसी अपने आप को बोल रहे हैं। क्या कहें बाबू, एक नैन कवि महमूद गुनी, सोई बिमोहा जई कवि सुनी। ठीक, क्या बोलते हैं, एक ही नैन है और उससे मतलब कि मेरा अपने आप का, ठीक, सोई बिमोहा जई कवि सुनी, वो सभी लोग मोहित हो गए हैं जो कवि को सुने हैं, जो कवि को जाने हैं। ठीक, जो जिन्होंने कवि को जानने का प्रयत्न किया है। ठीक, आगे क्या बोलते हैं, चांद जैस जग विधि अवतारा। एग्जाम्पल, उपमा दे रहे हैं। ठीक, क्या बोल रहे हैं, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा। प्रकृति ने चांद को ही बनाया है, विधि, विधाता। ठीक, चांद जैस जग विधि अवतारा, जैसे विधाता ने चांद को बनाया है, अवतरित किया है, लाया है, फिर भी उसमें कलंक है, दिन कलंक, कलंक दे दिए हैं। किन्ह उजियारा, वो उजियारा भी फैला रहा है, प्रकाश भी फैला रहा है। ठीक, यानी कि दोनों चीजें साथ साथ चल रही है, कुछ ना कुछ कमियां और ज्यादातर अच्छाइयां। दिन कलंक किन्ह उजियारा, कलंक है, चांद में दाग है, फिर भी वो प्रकाश दे रहा होता है, शीतल प्रकाश दे रहा होता है। ठीक, जग सूझा एकई नैनाहा, उआ सुख असनक्तन माहा। क्या बोल रहे हैं, मैं जो हूं जग को, ये पूरा दुनिया को एक ही नैन से तो देख पा रहा हूं। मेरा नैन कितने हैं, मेरी आंखें कितनी हैं, एक। ऐसे है मेरा एक ही नैन, इस प्रकार से है, उवा सुख असनक्तन माहा, जैसे नक्षत्रों के बीच शुक्र ग्रह हो। कई सारे नक्षत्र हैं, आपको पता है 8 मूल रूप से ग्रह की संख्या बताई गई है। उन नक्षत्रों में, उन ग्रहों के बीच शुक्र की एक खास विशेषता है, शुक्र की एक खास चमक है, उसका एक प्रकाश है। इन्होंने अपनी आंख की तुलना उस शुक्र ग्रह से किया है। क्या बोलते हैं, जग सूझा एकई नैना, उआ सुख असनक्तन माहा, जैसे नक्षत्रों के बीच, ग्रहों के बीच शुक्र है, वैसे मेरे पूरे शरीर में आंख है। भले एक आंख हो लेकिन बड़ा काम का है, समझ रहे। जौ लही अंबही डाभ न होई, जौ लही अंबही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। क्या बोले कि जब तक आम में डाभ न होता हो, डाभ का मतलब समझिएगा मंजरी। ठीक, आम जब पूरा खिलता हो, फुलाता है, आप देखते हैं काफी सारा उसमें फूल वगैरह उसका आम का आ जाता है। ठीक, यानी कि उसका ब्लासम्स होना, मैंगो ब्लासम्स कहा जाता है उसे। ठीक, तो क्या बोलते हैं, जौ लही अंबही डाभ ना होई, जब तक आम में, आम के पेड़ में डाभ नहीं आएगा, मंजरी नहीं आएंगे, उसके फूल नहीं आएंगे, तौ लही सुगंध बसाई न सोई, उसके सुगंध फैलेगा कैसे, उसके सुगंध तभी ना फैलेगा जब उसमें डाभ आए, मंजरी आए, मैंगो का ब्लासम्स हो। अंडरस्टैंड। तो यहां पर क्या बोले कि ये आना जरूरी है। किन्न समुद्र पानी जो खारा, किन्न समुद्र पानी जो खारा, तौ अति भयउ असूझ अपारा। क्या बोलते हैं, जिस प्रकार से समुद्र के पानी खारा है, खारा है, एक तरीका से वो खारा पानी है, खारापन दिए हैं, और एक तरफ से क्या है, वो बहुत अपार है, बहुत ही विशाल है। उसकी पॉजिटिव क्वालिटी क्या है, विशाल होना, उसकी नेगेटिव क्वालिटी क्या है, खारा होना। कवि गुलजार ने इसके बारे में एक शानदार बात लिखी थी, मिजाज में थोड़ी सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा नहीं होता। यानी कि इसका खारापन भी एक प्रकार से इसके गुणों में से एक है। इसके विशाल बने रहने के लिए इसका खारापन का होना अति आवश्यक था। ठीक, तो क्या बोलते हैं, किन्न समुद्र पानी जो खारा, तौ अति भयउ असूझ अपारा, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा। जौ, जिस प्रकार सुमेरु पर्वत को यदि त्रिशूल से विनाश करने का प्रयास नहीं किया जाता, आपको पता है कि एक सुमेरु पर्वत था, ठीक, पुराने टाइम में। वैसे कुछ दंत कविताओं के हिसाब से, कुछ किंवदंतियों के हिसाब से ये कहानी प्रचलित है। वैसे पुराणों में इसका कोई खास उल्लेख नहीं है, लेकिन इनको कुछ दंत कविता में उल्लेख है। कविता और इसका कहानी क्या है, ये एक सुमेरु पर्वत था जो कि बहुत ही विशाल था, बहुत ज़बरदस्त था। उसमें थोड़ी आत्म अभिमान आ गई थी, और जो कहा जाता है कि सुमेरु को अपने आप पर घमंड आ चुका था। उस घमंड को नष्ट करने के लिए भगवान शिव के त्रिशूल से उस पर प्रहार किए। भगवान शिव और त्रिशूल से प्रहार किए, किसके ऊपर, सुमेरु पर्वत के ऊपर। और जब सुमेरु पर्वत उस त्रिशूल के प्रहार को झेलता है तो फिर से वो और भी शानदार हो जाता है। भले स्टार्टिंग उसको कष्ट हुआ, प्रहार पड़ा, मार पड़ा, परंतु वो कंचन का बन जाता है। कंचन कहने का मतलब है सोने का बन जाता है, ठीक, और काफी विशाल और विस्तृत हो जाता है।
यहाँ एक गहरा अर्थ छिपा रहे हैं। ठीक, कह रहे हैं कि यदि दैवीय शक्ति से मार भी पड़े ना, यदि देवता दिव्य शक्ति के द्वारा आपको कष्ट भी पड़े ना, तो उसका परिणाम सुखद, सकारात्मक और बेहतरीन ही होता है। ठीक, तो कई प्रकार की चीज़ों को ना जीवन में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जब इस टाइप की परिस्थितियां आए और रहे। ठीक, तो क्या बोलते हैं बच्चा, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा। कंचन गिरि, कंचन का गिरि बना, सोने का पर्वत बना, लाग आकाशा, आकाश छू रहा था, इतना ऊंचाल, इतना ऊंचाई था, इतना विशाल बना। समझे, जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, जब तक घड़ी में, घड़ा में जिसमें कलंक, कालिक, आग, कोयला, कोयला देके उसको गरमाए नहीं, कांच हो ही नहीं कंचन करा, तब तक कच्चा जो सोना था वो खरा सोना में नहीं बदलेगा। तो सोना का खरापन होने के लिए, खरा मतलब एकदम शुद्ध बनने के लिए, काफ़ी कठोर और काफ़ी ज़बरदस्त बनने के लिए उसे आग में जलना पड़ेगा और कलंक मिलेगा उसे। कलंक कहने का मतलब क्या, उसे ताप मिलेगा आंतरिक रूप से। आप समझ रहे हैं कभी कितना डीप जाके इन बातों को कहने का प्रयास कर रहे हैं। कभी का सिंपल अर्थ है कि जीवन में कई एक प्रकार का दिक्कत आता है, परेशानी आता है, उसको सही अवश्य कंचन आप बन पाइएगा। यही बात, जल कर, तप कर, संघर्ष कर, मेहनत कर, कष्ट उठाते हुए व्यक्ति गुण, प्रकाश, अच्छाई और हीरो बन सकता है। ठीक, इस तरीका से यहाँ पर बात बताएं। जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच, कच्चा जो सोना था हो ही नहीं कंचन करा, वो खरा सोना में परिवर्तित नहीं हो सकता है। ये 7 चौपाई था और इसका अंत कैसे किए हैं, एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव। एक नैन जो मेरा है वो एक दर्पण के समान है, एक आईना है, आईना। एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव, जिसमें आपको निर्मल भाव छुपा मिलेगा, एक स्पष्ट बात मिलेगी, एक निर्मल भाव देखने को मिलेगा। सब रूपवंत गही मुख जो वहीं कहीं जाओ। एक से एक शानदार रूपवंत लोग, रूपवान लोग, काफी सुंदर लोग आते हैं और बड़े अच्छे से, चाव से इस मुख को देखते हैं और प्रवचन को सुनते हैं और समझते हैं। ठीक, ये कभी बताए ना कि अपना तारीफ खुद से कर लिया जाता है। एक मिर्जा गालिब थे, मिर्जा गालिब में क्या लिखा था, है और भी दुनिया में सुखनवर कई और भी, पर कहते हैं गालिब का अंदाजे बयां कुछ और है। मतलब समझ रहे हैं, अपनी गालिब, अपनी तारीफ कभी कभी खुद से किए थे। जॉन एलिया साहब क्या शानदार शायर हुए हैं, उन्होंने क्या लिखा है, ये जॉन एलिया है जनाब, इसका बड़ा ख्याल रखिएगा, थोड़ी सी लहजा जबरदस्त वाला। ठीक, मतलब कि भले अपने आप एक आत्माभिमान और एक प्रकार से स्वाभिमान का भाव इन बातों में छिपा होता है। कभी यहाँ गलत नहीं थे, कभी अपने तरीका से थोड़ा बहुत अपने आप के बारे में स्टार्टिंग कड़बक में ही परिचय किए थे। इस शुरुआती कड़बक का हिस्सा था, आज शुरुआती कड़बक में स्टार्टिंग में अपना परिचय दिए थे पद्मावत में ही। ठीक, तो इस तरीका से ये पूरा लाइन समझाए हैं। ठीक, और फिर इसके आगे धीरे धीरे बढ़ा जाएगा। फिर से बोलिए एक बार, एक नैन कवि महमूद गुनी, सोई विमोह जय कवि सुनी, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन उजियारा, जग सूझा एक कई नैनाहा, उआ सूक अस नखतन माहा, जौ लही अम्बहि डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई, किन समुद्र पानी जौ खारा, तौ अति भयउ असूझ अपारा, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा, जौ लही घड़ी करंक न परा, कांच हुई नहीं कंचन करा, एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कही जाओ। अंडरस्टैंड? तो इस तरीका से आपका कड़बक 1 था। अब हम लोग दूसरे कड़बक की ओर चलेंगे और समझेंगे कि उस कड़बक में कवि ने क्या कहने का प्रयास किया। अब आते हैं कड़बक 2 पर। ठीक, इस कड़बक में क्या व्याख्या करने का प्रयास किए हैं। इसमें भी 7 लाइन और 1 दोहा है। ठीक, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। क्या बोले कि महमूद अपने आप को कहें मलिक मोहम्मद जैसे, क्या कहते हैं, यह कवि जो जोर के हम सुनाए हैं, जो बताए हैं, जो धीरे धीरे करके सींचे हैं, एकाएकी करके लिखे हैं, जो भी सुनेगा वो पीर का प्रेम को गा पाएगा, प्रेम का पीर दर्द को गा पाएगा। ठीक, आप जाने कि अंतिम में कोई नहीं बचा। ठीक, वहाँ पे न रतन सेन बचे, न अलाउद्दीन खिलजी बचा होगा, ना ही पद्मावती रही होगी, कोई नहीं रहा था। अंतिम में सब खत्म हुए, लेकिन कौन किस तरीका से मरा था ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। रतन सेन भी अपने शौर्य और सम्मान के रक्षा के लिए लड़े थे, साथ ही
पद्मावती भी अपने अस्मिता, अपने आबरू को बचाने के लिए उनका देह को त्यागी थी, जौहर किए थे। ठीक, तो क्या बोले, मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जो भी सुनेगा इस रचना को, उस पीर को, उस दर्द को समझेगा, उस दर्द को गाएगा। ठीक, जोरी लाई रकत के लिए, अपने रक्त को लेई बनाकर, खूनों से सींच कर, अपने ब्लड को सींच सींच कर, सोच सोच कर मैंने इस कविता को, इस कहानी को बनाया है। गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, जो कि नैन में जल था, आंखों में जल था, आंसू थे, और उसके बाद उस दौरान मैंने ये रचना लिख रहा था। औ मन जानी कवित अस्किन्ना, और मैं यह जानकर यह कवित्व किया हूं, रचना किया हूं, लिखा हूं, और मन जानी, मन में यह बात रख के इसका रचना किया हूं। मकू यह रहे जगत मा चिन्ह, कि मेरा इस जगत में एक चिन्ह, एक साइन रह जाएगा। ठीक, एक पहचान रह जाएगा, मेरा भी एक पहचान होगा इस पूरे जगत में। इस बात को लेके मैंने इसका रचना किया। बात भी सही है यार। आज तक सोचो कि उस समय कहानी लिखाया था 1540 में, आज 2027, 26, 25 आ चुका है। ठीक, आज 500 साल लगभग होने वाले हैं। इतने दिन के बाद भी आज हम सब इनका नाम पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात में गहरी सच्चाई थी। औ मन जानी कविता अस्किन्ना, मकू यह रहे जगत मा चिन्ह, कि मेरा यह जगत में चिन्ह रह जाएगा। कहाँ सो रतन सेन असी राजा, कहाँ गया हुआ रतन सेन? रतन सेन तो रहा ही नहीं। ठीक, धरती पर एकाध से एक बिरले बिरले लोग आए, एकाध से एक शानदार व्यक्तित्व आया, क्या कोई रहा? कोई नहीं रहा। ठीक, इतने खतरनाक सिकंदर, इतने जबरदस्त जबरदस्त व्यक्तित्व, किसी ने ना रहा था, कोई भी ना बचा। ठीक, क्या बोलते हैं, कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। कहाँ गया वो सुआ? सुआ कहने का मतलब तोता, वही हीरामन तोता जिसकी स्टार्टिंग में मैंने बात किया था आपसे। ठीक, हीरामन तोता वही जो गुरु या पथ प्रदर्शक का प्रतीक था, जिसने पद्मावती के बारे में जाकर रतन सिंह को वर्णन किया था, वो कहाँ रहा? वो भी तो ना रहा। ठीक, कहाँ सो रतन सेन असी राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, कहाँ वह अल्लाउद्दीन सुल्तान, वह अल्लाउद्दीन सुल्तान, अल्लाउद्दीन खिलजी, वो भी कहाँ बचा? वो भी नहीं रहा। कहाँ वह अल्लाउद्दीन सुल्तानु, कह राघव जी किन्ने बखानो। ये वही राघव है, वही राघव चेतन जिसने जाके अपने कुटिलता से, बदला लेने के भाव से अल्लाउद्दीन खिलजी के पास जाके एक एक बात का वर्णन किया था, इनकी खूबसूरती के बारे में वर्णन किया था, उसे एक लालसा, एक भावना को मन में जगह देने का काम यही किया था राघव चेतन। वो भी तो नहीं बचा, न तो रतन सेन रहे, ना ही वह सुआ रहा, ना ही अल्लाउद्दीन सुल्तानु रहा, ना ही वह राघव चेतन रहा, ना ही वह पद्मावती रही। कौन? कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी। वो पद्मावती रानी इतनी गुणवान, इतनी सुंदर, इतनी दैवीय शक्ति से, क्वालिटी से युक्त, वो भी नहीं रही। ठीक, कोई न रहा, जग रही कहानी। जग में तो कोई नहीं रहा, उसकी हर एक व्यक्ति का एक कहानी कोई ना कोई रहा। ठीक, आप क्या बोले, कहाँ वह रतन सेन गए, कहाँ वह तोता गया, कहाँ अल्लाउद्दीन सुल्तान हो गया, कहाँ राघव चेतन गया, कहाँ पद्मावती गए? कोई नहीं रहा। जग में केवल उसकी एक कहानी रही है, उसकी एक स्टोरी बची है। ठीक, धनी जो पुरुष जस कीर्ति जासु, वही पुरुष धन्य है जिसका कीर्ति फैला हुआ है। जग में लोग जानते हैं, ठीक, लोग पहचानते हैं, लोग उनकी कीर्ति के कारण से जानते हैं, उनकी अच्छाई के कारण से जानते हैं। धनी जो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरने बासु। फूल तो मर चुका है पर उसकी बास अभी भी चल रहा है। ये इस अर्थ में इस बात के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फूल का सुगंध अभी तक जीवित है। धनी जो पुरुष जस कीर्ति जासु, भवसागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता है। धन्य पुरुष है वही कि जिसका नाम जगत में चलता है। क्या शानदार रचना लिखे थे कवि तुलसीदास ने। ठीक, वही बात को यहां पर लिखें कि धनी जो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। केई न जगत जस बेचा, जस को किसी ने ना बेचा है धरती पर। यश, प्रसिद्धि, नाम, ठीक, आप जो आप कमाए हैं अपने जीवन में, सम्मान को, उसको आप बेच नहीं सकते हैं। किसी और का सम्मान आपको मिले तो ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक, केई न जगत जस बेचा, केई न लिन्ह जस मोल। किसी ने जगत में यश को बेचा नहीं है और ना ही इसे मोल यानी कि खरीदा है कोई। जो यह पढ़े कहानी हम समरे दुई बोल। जो भी व्यक्ति इस कहानी को पढ़ रहा होगा, इस कड़बक को पढ़ रहा होगा, तो वह मुझे भी, मेरे बारे में भी कुछ ना कुछ दो बात जरूर वर्णन करेगा और बताएगा। समझ रहे हैं? इतनी डीप बातें जाके इन्होंने एक एक बात को, एक एक लाइन को बताया था। ठीक, क्या शानदार रचना होगा। लिखते समय इनकी मानसिक दशा क्या होगी बच्चा?
खाली सोच के समझ सकते हो, एक एक बात को एज इट इज फील करके ये बात लिखना। एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, हमें तो केवल 2 लाइन मिला, एक प्रथम कड़बक और एक अंतिम कड़बक, ये 2 लाइन में हम लोग निपटा लिए आराम से। चलिए तो फाइनली हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं, ठीक। और अब यानी कि कड़बक का हम लोग यानी कि अपने पोएट्री का हिंदी क्लास का ये पहला क्लास था आपका, और अब धीरे धीरे हम शुरुआत कर चुके हैं। हर सप्ताह आपका लगभग प्रयास करेंगे कि कुछ ना कुछ आपको मिलता रहे, ताकि आप अपने सिलेबस को भी पूरा करते रहें और कुछ सीखते रहें, जानते रहें, इनके डीप अर्थों के, इनके सही मीनिंग को, रियल मीनिंग को धीरे धीरे करके समझ पाएँ कहना क्या चाहता है, ठीक। अब मैं इसे एक टेलीग्राम पे सभी अच्छे तरीक़ा से लिख के बढ़िया फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, ताकि आपको समझने में भी अच्छा लगे, पढ़ने में भी अच्छा लगे, ठीक। स्क्रीनशॉट की आपको ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पीडीएफ को देखिएगा, स्क्रॉल कीजिएगा, एक एक लाइन बाय लाइन अच्छे से व्याख्या आपको मिल जाएगा। बाद बाकी कुछ क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन बैंक से लगाते रहने का प्रयास करते रहेंगे हर बार, ठीक। तो धन्यवाद दोस्तों, बाद बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आप इन चीज़ों को